इस दौरान ये हमने देखा कि लंबे समय तक अमित शाह कैमरे से गायब थे। एकाएक मोदी के शाह विजुअल हो चुके हुए दिखाई देने लगे हैं। आजाद भारत में जाति का मामला कांग्रेस का कभी रहा ही नहीं, लेकिन कांग्रेस ने इस जातिगत मुद्दा को हवा देना शुरू कर दिया। जातिगत जनगणना का मामला ठंडे बस्ते से निकाल करके दरअसल सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारत विरोध की, सनातन विरोध की राजनीति की हवा निकाली। जातिगत जनगणना पार की बात करके ठंडे बस्ते से इसे निकाल करके मोदी और शाह की जोड़ी ने विपक्ष की राजनीति खत्म कर इन जातिवादी राजनेताओं को पस्त कर दिया। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान पर अब बमबार्डिंग हुई, तब बमबार्डिंग हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक बार भी नहीं कहा है, सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने एक बार भी नहीं कहा है कि हम पाकिस्तान की कुटाई करने वाले हैं, पाकिस्तान को अंदर घुस करके मारेंगे। जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब पाकिस्तान को अंदर घुस करके मारेंगे। अब की बार तो ये कहा ही नहीं गया कि पाकिस्तान को अंदर घुस करके मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त खौफ है। त्राहिमाम कर रहा है उसका रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री। दुनिया भर में घूम घूम कर शिकायतें कर रहा है कि भारत हमें पीटने वाला है, भारत अभी हमें मारेगा, हमें बचाओ। लेकिन पाकिस्तान को जितनी पीड़ा है उससे कम पीड़ा पाकिस्तान परस्तों की नहीं है। इस दौरान ये हमने देखा कि लंबे समय तक अमित शाह कैमरे से गायब थे। एकाएक मोदी के शाह विजुअल हो चुके हुए हैं, दिखाई देने लगे हैं और उन्होंने ताल ठोक दिया है। पहली बार मोदी की भाषा में योगी अमित शाह भी अब फ्रंट खोल चुके हुए हैं। लेकिन इस दौर में आपने देखा, गौर किया कि प्रधानमंत्री ने जितने फैसले लिए वो सब फैसले पीएमओ के बदले प्रधानमंत्री निवास में हो रहे हैं। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री निवास से ही सब फैसले क्यों हो रहे हैं? हर मीटिंग प्रधानमंत्री निवास से, सीसीएस की बैठक हुई वो प्रधानमंत्री निवास पे, कैबिनेट कोर गुट की जो बैठक हुई जिसमें अमित शाह बतौर गृह मंत्री, बतौर रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह विदेश मंत्री के रूप में, इस बैठक के बाद जो तस्वीर अगली आई वो एनएसए डोभाल, सीडीएस, तीनों सेना अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक थी। इसी बैठक के बाद कंपन पाकिस्तान में शुरू हुई और ये लगने लगा कि भारत अब हमला करेगा, तब हमला करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अभी तक की तस्वीर ऐसी नहीं है। प्रधानमंत्री ब्रीफिंग कर रहे हैं, डोभाल ब्रीफिंग कर रहे हैं, तीनों सेना प्रमुख गौर से देख रहे हैं, फिर अपनी बात कर रहे हैं और इसी बीच सरकार की तरफ से एक और फैसला कर लिया गया। रॉ के पूर्व प्रमुख की अगुवाई में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी एक बना दिया गया और ये अब सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। महत्वपूर्ण ये सब कुछ पीएमओ के बदले प्रधानमंत्री निवास में हो रहा है और अक्सर ये देखा जाता है कि मोदी सरकार के कोई फैसले कभी लीक नहीं होते, लेकिन इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये आया कि सरकार ने घोषणा कर दी कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। कमाल की बात यह है कि जातिगत जनगणना की तो अभी चर्चा ही नहीं हो रही थी। जो विपक्ष चुनाव से पहले उत्पात मचा रहा था जातिगत जनगणना को लेकर के, वो शांत बैठा हुआ था, ठंडे बस्ते में सब कुछ था। तो फिर एकाएक ये जातिगत जनगणना का मामला इतना तेजी से क्यों हो रहा? प्रधानमंत्री मोदी ने ये दांव क्यों चल दिया? और इसे लेकर सार्वजनिक जब किया गया तो विपक्ष को सांप सूंघ गया। वो पटाखा फोड़ते हुए लालू के नौमी फेल बेटे जरूर दिखाई दिए आपको। राहुल गांधी इसे क्रेडिट लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए और अपने इस झाड़ पोंछ कर लगातार राजकुमार की गुद्दी पर बैठाने वाली कांग्रेस पार्टी ने पूरी दिल्ली में
तख्ती लगानी शुरू कर दी है कि हमारा राहुल जीत गया। दरअसल अब ये क्रेडिट की लड़ाई है। यदि ये पूरी लड़ाई कांग्रेस अपने खेमे में ले गई तो आप जानते क्या होगा। दरअसल कांग्रेस पारंपरिक राजनीति छोड़ करके क्षेत्रीय छत्रपों की राजनीति पर कब्जा कर रही है। क्या इस बात को कभी क्षेत्रीय छत्रप स्वीकार कर पाएंगे? आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मुद्दे को जो राहुल गांधी हड़प लेना चाहते हैं, जो कांग्रेस का कभी मुद्दा रहा ही नहीं है, आजाद भारत में जाति का मामला कांग्रेस का कभी रहा ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस जातिगत मुद्दा को हवा देना शुरू कर दिया। पूरे देश में कांग्रेस ने नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया और अब तो देशघाती खेल कांग्रेस ने यह चल दिया है कि प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण देना पड़ेगा। यह मुद्दा कभी कांग्रेस का था नहीं। कांग्रेस इस मुद्दे के खिलाफ हमेशा होती रही है। दरअसल कांग्रेस को लग गया है कि हिंदू वोटों का जो एकीकरण हुआ है उसे तोड़ना जरूरी है जातियों के आधार, क्योंकि उसे लगता है कि मुसलमानों का थोक वोट उसे तभी मिलेगा जब वो हिंदुओं को, जो जाति हिंदुओं को तोड़ देगी, हिंदुओं को काट देगी, वही जाति उसी को, उसी पार्टी को मुसलमान वोट देगा। इसमें एक पंथ कई काम है। जिस पार्टी पर मुसलमानों को यह भरोसा हो जाए कि यह पार्टी हिंदुओं को जातियों में बांट करके तबाह कर देगी, उस पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी, मुसलमान खड़ा होगा। इसीलिए मुसलमान बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। लेकिन दक्षिण का खेल अलग है। लोग ये मान रहे हैं कि पूरा ये जातिगत जनगणना का खेल बिहार और यूपी के लिए हुआ है, लेकिन ये असली खेल दक्षिण भारत के लिए हुआ है। दरअसल हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश खुल करके दक्षिण में हुआ। जो गाली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डिप्टी सीएम ने दी, वो गाली कम से कम उस स्तर तक योगी लालू प्रसाद यादव के बेटे या अखिलेश यादव नहीं जा सकते। अखिलेश यादव अपने आप को बार बार सनातनी साबित करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हरिद्वार तक में डुबकी लगाए कि कुंभ में डुबकी नहीं लगाने से काम चल जाएगा, फिर कुंभ में भी उन्हें डुबकी लगाना पड़ा। हाल के दिनों में लालू पुत्रों ने खूब सनातनी आस्था का प्रदर्शन किया है, स्वयं लालू यादव ने भी। लेकिन दक्षिण भारत में एक घोर प्रतिरोध चल रहा है और इसी को फायदा उठाते हुए भारत कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण में दूसरा खेल खेलना शुरू किया। दक्षिण में उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने का खेल, हिंदू बनाम अपर कास्ट बनाम पिछड़ा से बड़ा उत्तर और दक्षिण को बांटने का खेल। तो क्या यूं ही एक ठंडे बस्ते से चीजें निकाल करके बाहर कर दिया गया अमित शाह के द्वारा? ये पूरा ब्रेन चाइल्ड अमित शाह का है। तो अमित शाह जो पिछले एक हफ्ते से गायब बताए जा रहे थे, क्या इसी स्ट्रेटजी को तैयारी की जा रही थी? ये जातिगत जनगणना एकाएक क्यों आया? अमित शाह ने राष्ट्रपति को कौन सा वो दस्तावेज सौंपा था लाल फाइल में? क्या वो राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता से भी जुड़ा हुआ मामला है? ये कई पेच है जो 5 तारीख को सामने आएगा। 5 मार्च को भारत सरकार के गृह मंत्रालय को राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता के पक्ष में अपना फाइल प्रोड्यूस करना है। तो क्या राहुल गांधी इस बात का रोना रोएंगे कि उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की, इसीलिए उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें विदेशी साबित किया जा रहा है? क्या इस जातिगत जनगणना के द्वारा विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीति का हथियार छीन लिया गया है? कहा जाता है कि सत्ता विपक्ष के पास जब तक इस ढंग का हथियार ना हो, उसे आप यदि कुंद कर दें तो विपक्ष नामक चीज खत्म हो जाएगी। आजकल पिछले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के सिपह सालार, विशेष रूप से अपर कास्ट के लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने मजहब पूछा, सरकार जाति पूछ रही है। कमाल की बात यह है, अब जिनके आकाओं ने गंद मचाया जातिगत जनगणना के नाम पर, वो अब कह रहे हैं कि सरकार जाति पूछेगी, आतंकवादी ने मजहब पूछा। यही नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है। इसी को बड़ा षड्यंत्र कहते हैं और इस षड्यंत्र के जरा मायने समझिए। जातिगत जनगणना
अब मामला ठंडे बस्ते से निकाल करके दरअसल सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारत विरोध की, सनातन विरोध की राजनीति की हवा निकाल दी। बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे की राजनीति को फुस कर दिया। अखिलेश यादव के जहरीले राजनीति की हवा निकाल दी। मामला यहीं तक नहीं रहा। अमित शाह एकाएक तेवर में अब आपको दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ता से अमित शाह दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अमित शाह के इस तेवर को देखिए। जो प्रधानमंत्री ने जिस भाषा को बोला, अमित शाह उस भाषा को बोल रहे हैं इस जातिगत जनगणना के पक्ष के सामने आने के बाद। तो अमित शाह हफ्ते भर से चुप्पी लगाए बैठे हुए थे, ऐसा क्यों? 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। आपने देखा इसमें अमित शाह ने कहीं पाकिस्तान का नाम लिया क्या? आतंकवादियों को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा ये भी नहीं कहा। आतंक के पीछे असली खेल वही है। तो फिर छटपटाहट पाकिस्तान को इस कदर क्यों हो रही है जब देश के गृह मंत्री तक ने भी उसका नाम नहीं लिया है? आप इस पूरे फैक्ट को समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दरअसल खेल क्या है, बेचैनी क्या है। देश के गृह मंत्री पहली बार पब्लिक मंच से राष्ट्रीय राजधानी में बोल रहे हैं, उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान दुनिया भर में रो रहा है कि हमें पीटा जाएगा, हमें पीटा जाएगा, हमें पीटा जाएगा, लेकिन न गृह मंत्री बोल रहे हैं, न रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, न प्रधानमंत्री ने उसका नाम लिया। तो पाकिस्तान को छोड़ के गाड़ी में तिनका टाइप क्यों हो रहा है? दरअसल असली खेल जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो है कि आतंकवाद और उसके बैकर्स को हम वो हाल करेंगे जो उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था। तो क्या कल्पना यही था जो राहुल गांधी षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत में अब वो चीन का एजेंडा चलाएंगे? दरअसल कांग्रेस पार्टी भारत के अर्थतंत्र को कमजोर कर देना चाहती है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि पेट्रोल छिड़काव, बस आग लगाने की जरूरत है, माचिस फेंकने की जरूरत है, लेकिन राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो माचिस फेंक सकें, क्योंकि माचिस फेंकते हुए यदि पकड़े जाएंगे तो क्या हाल होगा ये उन्हें पता है। नक्सलवाद खत्म, विपक्ष की हर राजनीति खत्म, ये जातिगत जनगणना ने उत्तर और दक्षिण के बीच लड़ाने के राहुल गांधी के एजेंडे को खत्म कर दिया है। तो खेल असली क्या है? इस जातिगत जनगणना में फिर होना क्या है? दरअसल जातिगत जनगणना में असली खेल ये होना है कि ये सैडो एनआरसी है। एक तरह से इसे पूरी तरह से आप मानिए कि जातिगत जनगणना सही मायने में सैडो एनआरसी है। इसके पीछे एनआरसी का एजेंडा है और सरकार वही लागू करना चाह रही है। जातिगत जनगणना की बात करके ठंडे बस्ते से इसे निकाल करके मोदी और शाह की जोड़ी ने विपक्ष की राजनीति खत्म कर दी। इन जातिवादी राजनेताओं को पस्त कर दिया, चाहे वो उत्तर प्रदेश और बिहार के परिवारवादी जातिवादी पार्टी हो या फिर दक्षिण में हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलने वाली वो पार्टी हो जो उत्तर और दक्षिण में भाषा के आधार पर इसे बांटने का खेल खेल रही है। इन सब की राजनीति पस्त है। ठीक उस समय में जब देश ये देख रहा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध है तो फिर खेल कुछ और ना हो जाए, इसलिए ये दांव चला गया। इस दांव से असली खेल ये होना है कि सबकी पहचान होनी है। दरअसल जातिगत जनगणना में सिर्फ जाति नहीं पूछा जाएगा, उपजातियां पूछी जाएगी, आपका रिकॉर्ड पूछा जाएगा, वो तमाम चीजें पूछी जाएगी कि आप कहां से आए, 10 साल पहले कहां थे, 20 साल पहले कहां थे, वो पूरे फैक्ट आपको बताने पड़ेंगे। तो तब आपको याद आएगा वो चीजें जो शाहीन साजिश के समय उत्पात मचाया गया था और बार बार कहा जा रहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। आपको वो तस्वीरें याद करनी चाहिए जब शाहीन साजिश के समय जिहादियों ने कहा था
मगर क्यों? आइए देखते हैं, मजा आएगा। यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट, हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। कराची की। मुझे 41 साल हो गए हैं। पाकिस्तान से कब आए थे, कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ 40 साल हो गए भैया। सोचिए, कांग्रेस और उसकी पूरी ये गैंग जो है वो इसीलिए नारा लगवा रहे थे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। दरअसल कागज अब इनके बाप को, इनके अब्बू को दिखाना पड़ेगा, यही असली सा प्लान है। और इसे ही हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये शैडो एनआरसी है, और इस शैडो एनआरसी से पूरी तरह से इनकी तबाही आनी है। ये सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं है, ये शैडो एनआरसी है जिसमें बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं, पाकिस्तानियों की पहचान होगी और उन्हें बाहर किया जाएगा। इससे भारत की पात्रता आपको साबित होगी। ये जो सोच रहे हैं षड्यंत्र भारत को तोड़ने का, दरअसल ये भारत को जोड़ने का प्लान है। ये इतना बड़ा एजेंडा ऐसे समय में ला दिया सरकार ने जिसकी किन लोगों ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। यही असली खेल है, यही असली खेल है। तब आपको समझ में आएगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। अब इनके अब्बू को कागज दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना ही पड़ा, तभी जाकर के पाकिस्तान इन्हें भेजा। अब इसकी ड्राइव को समझिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि भारत के लंबे समय से अमित शाह गायब थे। ये बड़ी प्लानिंग 4-5 दिनों में हुई कि यही मौका है, इस मौके पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानियों को बाहर करो, इसकी पहचान करके। आप कल्पना कीजिए, ये चीजें यदि नहीं होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्या खेल खेलते। इन सबके षड्यंत्र को देखिए जरा। जो ही पहलगाम वाला कांड हुआ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई। यदि सामान्य अवसर होता तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह की याचिका स्वीकार करता, किसी सिब्बल की याचिका को, और सीधे डिपोर्ट करना, पाकिस्तानी नागरिकों को भेजने के मामले पर रोक लगा देता। यह कहता बदूधुए बच्चे को कैसे भेज सकते हैं, महिलाओं को कैसे भेज सकते हैं जो 10-10 साल से, 40-40 साल से रह रही है। इन सबको घसीट करके बाहर किया जा रहा है। ये रातों रात नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए, चीजें संभव थी क्या? यह बिल्कुल संभव नहीं था। सरकार ने मौका देखा, और सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तान से युद्ध में फंस जाएं। सरकार ने यह मौका देखा, कहा इसी मौका पर चौका लगाना है, इसी मौका पर शैडो एनआरसी तैयारी करनी है, इसी मौका पर जातिगत जनगणना की तैयारी करनी है, ताकि सबकी पहचान हो सके। और ये ड्राइव कहां से शुरू किया गया? अहमदाबाद से। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में सबसे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मिले हैं। ये थप्पड़ है गुजरात सरकार के गाल पर, लेकिन अपने गाल पर थप्पड़ स्वीकार करके गुजरात सरकार ने देश की समस्या का समाधान करना शुरू किया है। यदि अहमदाबाद में इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी हैं, तो देश के अलग अलग हिस्से में भी होगी। उनकी पहचान की जाने लगी। कैसे? ये ढूंढा नहीं जाने लगा, अवैध निर्माण तोड़ा जाने लगा, उनको जड़ से समाप्त किया गया, उनकी झुग्गियां समाप्त की गई, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया, उन्हें बाहर भेजा जाएगा, और फिर इस आधार पर देश के अन्य हिस्सों में भी यह कार्रवाई होगी। और इसी बीच जातिगत जनगणना का लागू होना, इसी बीच जातिगत जनगणना का लागू होना ये बताता है इस सरकार ने नहले पे दहला मार दिया है। और यही वजह है इन सब की अंदर की बेचैनी छा गई है, इन सबको अपनी तबाही दिख रही है। तब आपको समझ में आएगा इस सरकार की तरफ से अमित शाह की योजना कितनी गंभीरता से चल रही थी, और हर योजना पीएमओ के बदले प्रधानमंत्री निवास से क्यों चल रहा है, ताकि कोई भी मामला किसी भी ढंग से लीक ना हो जाए। सोचिए, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ पाकिस्तानी महिलाओं ने शादी कर ली। ये इस तरह से हनी ट्रैप कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के अंदर भी क्या हनी ट्रैप चल रहा है। अभी सीआरपीएफ के लोग पकड़े गए हैं, अभी बीएसएफ और आर्मी के लोगों के बारे में पता किया जाना जरूरी है कि क्या मुस्लिम पुरुषों के साथ हनी ट्रैप चल रहा है, पाकिस्तानी सुंदर सुंदर महिलाओं की शादी कराई गई है भारत के खिलाफ साजिश की। ये बहुत सारा रहस्य खुलना है, और यही वजह है कि सरकार बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रधानमंत्री निवास में सब कुछ कर रहे हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मिलना,
तीनों सेना प्रमुखों से मिलना, आरएसएस प्रमुख से मिलना, ये तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री निवास में ही क्यों हो रहा है, और इस सब को अमित शाह अंदर अंदर अंजाम दे रहे थे। और इन सबको नस्ते नाबूद करके सरकार नए सिरे से भारत के खिलाफ षड्यंत्र की हवा निकाल रही है। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम आतंकवाद और आतंकवाद के बैकर्स को ऐसी सजा देंगे जो उनने कल्पना नहीं की थी। ये सजा उनके कल्पना के परे हो रहा है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।